ईरान ने 50 से ज्यादा हमले कर दिए हैं इसराइल के ऊपर, यानी 54-55 लहरें उनकी मिसाइलों की जा चुकी हैं। जबकि जो इसराइल के अंदर से एक रिपोर्ट आई है ना, वो बड़ी खौफनाक है। वो रिपोर्ट ये बताती है कि गुज़िश्ता 24-36 घंटों में बहुत ज्यादा अटैक हुआ। यानी हफ्ते की रात लगभग 12 बजे के बाद से लेकर एतवार की रात तक की जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि हर 90 मिनट के बाद ईरान ने मिसाइल दागे हैं। एक नई लहर दागी है इसराइल के ऊपर और उन्होंने बड़ी तबाही फेरी है इसराइल के अंदर। खासतौर पे जो क्लस्टर बम है उन्होंने जगह जगह पे आग लगाई हुई है और बहुत सारे एरियाज को तबाह किया है। ये इसराइली चैनल 12 के मुताबिक गुज़िश्ता रात हफ्ते की रात से लेकर एतवार की रात तक हर 90 मिनट के बाद बमबारी हुई है। ये इसराइली चैनल कह रहा है और वो ये कह रहे हैं कि लगातार ये बमबारी हो रही है, इस बमबारी को नहीं रोका जा रहा। जबकि दूसरी जानिब ईरान ने एक और धमकी भी दी है, बल्कि एक वार्निंग दी है और कुछ इलाके खाली करने के लिए कहा है। ईरान ने कुछ तस्वीर और सबूत पेश किए हैं कि ईरान के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं वो खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों से हो रहे हैं, लिहाजा इसलिए यहाँ पे अड्डों में जवाबी हमला करना जरूरी है। लेकिन साथ ही ईरान ने यह कहा कि फौजी मुकामात के अलावा जहां पे कोई अटैक हो रहे हैं या किसी तनसीब के ऊपर अटैक हुआ तो वो हमने नहीं किया। वो अमेरिका या इसराइल कर सकते हैं ताकि अरब ममालिक ईरान के साथ लड़ पड़े। लेकिन अरब ममालिक ने कमाल सब्र का मुजाहरा किया है और उन्होंने इस लड़ाई से जितना हो सका वो उन्होंने गुरेज किया। एक और बड़ी खबर यह है कि ईरान में लगभग 500 के करीब जासूस पकड़े गए हैं। बहुत सारे गद्दार पहले भी थे ईरान में, अभी भी बहुत सारे गद्दार हैं। ये प्रॉब्लम रहती है गरीब मुल्कों के अंदर, वहां पे गद्दार बड़े आराम से मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ईरान में जो गद्दार मिले हैं वो 500 के करीब बताए गए हैं और ये खबर दी है पुलिस चीफ ने। उन्होंने एतवार वाले दिन बताया कि अमेरिका और इसराइल की फजाई बमबारी के दौरान दुश्मनों को मालूमात फराहम करने के इल्जाम में 500 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इनमें लगभग आधे अफराद वो हैं जो सरकारी ओहदों के ऊपर बैठे हुए थे और गिरफ्तार किए गए बाद मुश्तबा अफराद पर मुबैना तौर पर हमलों के अहदाफ की निशानदही या हमलों के मकामात की फिल्मबंदी के फुटेज दुश्मनों तक पहुंचाने के इल्जामात भी हैं। ईरान ने दुबई और दोहा के हवाले से कुछ वार्निंग जारी की है और कुछ इलाकों की निशानदेही की है। इस निशानदेही में ईरान ने कहा है कि जनाब यहां से जो मकामी लोग हैं वो निकल जाएं, क्योंकि उनकी इत्तला के मुताबिक यहां पे अमरीकी फौजी छुपे हुए हैं और वो अमरीकी फौजियों पे अटैक करना चाहते हैं। वहां खलबली मच गई है, लोग वहां पे आपको पता है उजलत के अंदर निकलेंगे। जब इस किस्म की वार्निंग जारी की जाएगी तो ऐसे ही होगा। फिर अमेरिका की फ्रस्ट्रेशन का अंदाजा आप यहां से भी लगा सकते हैं कि ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप आलमी सतह पे गुस्सा कर रहे हैं, कभी नेटो के ऊपर, कभी किसी और मुल्क के ऊपर, कभी किसी और पे चढ़ाई कर रहे हैं, बहुत उजलत में है और बहुत घबराहट का शिकार है। डोनाल्ड ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन खत्म नहीं हो रही। उसने एक काम किया था मकबूलियत के लिए, वो उल्टा पड़ गया उन्हें। अमेरिका के अंदर भी मीडिया पे चढ़ाई कर दी है पीट हेगसेट में और उसने जो है वो अमेरिकी मीडिया को लताड़ के रख दिया। उसने कहा जी आपको डोनाल्ड ट्रंप से दुश्मनी है, आप डोनाल्ड ट्रंप से नफरत करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप से नफरत जो है वो आपके डीएनए में, आपके खून में है। कोई भी सदर अमेरिका का ऐसी कामयाबियों का ख्वाब भी नहीं देख सकता था जो डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिखाया है। और उसके बाद कहा जी आप अधूरा सच दिखाते हैं, आप घुमा फिराकर मालूमात वो देते हैं जिससे नुकसान होता है, आप अवामी राय को खराब कर रहे हैं। 36 घंटे तक एयरफोर्स का जहाज उड़ाना कितना मुश्किल है, कभी आपने इसके ऊपर रिपोर्टिंग की है, कभी आप इसके ऊपर स्टोरीज कर रहे हैं। आप अवामी राय को खराब कर रहे हैं। ट्रंप से नफरत इसकी वजह है। यानी आप हमारे कारनामे बताएं ना दुनिया को। ये जैसे पाकिस्तान में होता है, हर फौज की यही देनियत होती है। हर फौज यही चाहती है कि उनको हीरो दिखाया जाए, उनको बड़ा दिखाया जाए। अगर वो हार भी जाएं तो कहा जाए नहीं जी नहीं ये जीत गए हैं। अगर वो किसी जगह करप्शन भी करें तो बताया जाए नहीं जी करप्शन नहीं कर रहे, बहुत अच्छे लोग हैं। फौजी मेंटेलिटी ऐसी होती है, इसके हाथ में हथियार होता है ना उसका दिमाग खराब हो जाता है। तो अमेरिका के अंदर भी वो मीडिया के ऊपर चढ़ दौड़े। उन्होंने कहा जी मीडिया जो है वो कसूरवार है सारी बात का। जब डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकन हुकूमत के हाथ में चीजें नहीं आ रही ना और उन्हें समझ नहीं आ रही कि ईरान को काबू कैसे करें। देखिए ईरान का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। मैं आपको फिर बार बार कहता हूं कि जब मैं ये कहता हूं कि ईरान अच्छी लड़ाई लड़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान को मार नहीं पड़ रही, ईरान को ज्यादा मार पड़ रही है। और मैं पहले दिन से एक बात कह रहा हूं कि ईरान को जो एक चीज संभाल के रखनी पड़ेगी वो चेन ऑफ कमांड है। इस लड़ाई के खात्मे तक ईरान को अपनी चेन ऑफ कमांड बरकरार रखनी पड़ेगी, अपने इंपॉर्टेंट लोगों की जानें बचानी पड़ेंगी और उनका आपस में कोऑर्डिनेशन जिंदा रखना पड़ेगा। और जो फौज को अहकामात देने और वहां तक अहकामात पहुंचने और जो पूरा इनका सिस्टम है मिसाइलों का या हथियारों का, उस तक जो कोऑर्डिनेशन का पूरा एक निजाम है वो कायम रखना पड़ेगा। अगर ईरान ये करने में कामयाब हो गया तो फिर लंबी लड़ाई भी लड़ लेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बकौल ईरानियों के उनके पास बहुत ज्यादा हथियार हैं। अब एक तरफ तो ईरान अटैक कर रहा है, ये बड़े खौफनाक अटैक ईरान ने किए। गुज़िश्ता 36-48 घंटे इसराइल के लिए बहुत मुश्किल थे, लेकिन इसराइल भी लगातार हमले कर रहा है, ना सिर्फ ईरान के ऊपर बल्कि वो हमले कर रहा है लबनान के ऊपर भी। ईरान की तफसीलात तो मैंने आपको बताई, लगभग 1350 अफराद शहीद हो गए, अब तो 1400 के करीब हो गए और ईरान में बहुत नुकसान किया है, बड़ी बिल्डिंग तबाह की है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया। लेकिन लबनान के अंदर भी लगातार हमले कर रहे हैं। 11 अफराद जो है वो गजा में शहीद हो गए हैं और इनमें 8 पुलिस वाले हैं जो गजा में काम करते हैं, फलस्तीनी। और गुज़िश्ता 2 हफ्तों के अंदर 2 मार्च के बाद से लेकर अब तक लबनान में 850 अफराद शहीद हो गए हैं। 107 बच्चे हैं और 66 खवातीन हैं।
और 2105 अफराद वहां पे जख्मी है और बड़ी तादाद में जख्मी जो है वो ईरान में भी है। तो इसराइल ब्रूटल अटैक कर रहा है और इसमें इसराइल एक वेपन यूज कर रहा है जिसे कहते हैं फास्फोरस बम। ये जो फास्फोरस बम है ना, ये एक नॉर्मल साइज का बम होता है, इसे फायर किया जाता है। ये टैंक के जरिए से भी फायर होता है, अलग अलग किस्म के इसके फायर करने के तरीके हैं। ये बम जब करीब पहुंच जाता है उस इमारत के या उस टारगेट के जिसके ऊपर इसने गिरना होता है, तो 80 या 100 मीटर पहले इस बम के अंदर एक ब्लास्ट होता है और इसमें से सफेद फास्फोरस बहुत बड़ी मिकदार में उसके टुकड़े निकल के जमीन पे जाके गिरते हैं और वो जल रहे होते हैं। ये जो व्हाइट फास्फोरस है ना, इसमें आग लग जाए तो ये बहुत ज्यादा हीट जनरेट करता है। इसकी जो गर्माइश होती है ना, या जो हीट होती है, वो ऐसे जैसे जहन्नुम है। मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, 1500 फ़ारेनहाइट 815 डिग्री सेंटीग्रेड, इतनी खौफनाक गर्मी ये जनरेट करता है और इसे पानी से भी नहीं बुझाया जा सकता। इसको बुझाना भी तकरीबन नामुमकिन होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जिस चीज पे गिरता है उसको राख बना देता है और जिस इंसान को ये लग जाता है वो मुस्तकिल तौर पे माजूर हो जाता है या उसकी जान, उसकी तकलीफ जो है वो बड़ी दर्दनाक होती है। तो इसको एक केमिकल हथियार की तरह देखा जाता है पूरी दुनिया में। तो ये वाला जो हथियार है उसे इस्तेमाल कर रहा है इसराइल। पुलिस वालों को भी अगवा करके ले जाते हैं, लेविस वालों को भी अगवा करके ले जाते हैं और उन्हें कत्ल करके फेंक देते हैं और सिक्योरिटी पहुंचती भी नहीं उनकी हिफाजत के लिए। तो अगर इन सारी चीजों को प्लस और माइनस करें तो ये तासुर फैलाने की कोशिश नहीं की जा रही, ये आईना दिखाया जा रहा है कि दहशतगर्दी हो रही है, इसको रोको। इसी तरह 1971 में जब पाकिस्तान टूट रहा था, उस दौर में जो लोग निशानदेही करते थे ना, उनके बारे में उस दौर के भी DGISPR या इस तरह के लोग जो हैं वो ये स्टेटमेंट दिया करते थे। वो इसी तरह से बात करते थे, जनाब ये तो गलतफहमी फैलाई जा रही है, वहां तो हालात सारे ठीक हैं, ये तो तासुर बनाया जा रहा है, वो तो हमारे कंट्रोल में है, हमारे भाई हैं, हम सारे इकट्ठे हैं, हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता, हम जनाब लड़ेंगे, हम खड़े हैं अपनी जगह के ऊपर, मुकम्मल कंट्रोल है। सुबह पता लगा जी यहाँ पे तो सरेंडर हो गया। अगर उस वक्त आप उन लोगों की बात सुन लेते जो आपको हकायक बता रहे थे, तो आपको 90,000 फौजियों को हथियार ना फेंकने पड़ते और ना पाकिस्तान दो टुकड़े होता। लेकिन उस वक्त भी आपने आंखें बंद रखी और आज भी इसी तरह कह रहे हैं। ऐसा लगता है कि आंखें बंद हैं, आज भी बंद हैं। फिर एक और चीज कही DGISPR ने, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने रियासत से वफादारी का एक तकाजा किया कि जनाब रियासत से वफादार होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक आर्टिकल का हवाला भी दिया। आर्टिकल 5 के बारे में कहा कि जी बड़ा क्लियरली वो बताता है कि आपको रियासत के साथ वफादार रहना है। रियासत से वफादारी होती क्या है, इसकी कोई डेफिनेशन है, कोई तारीफ आप बताएंगे? रियासत से वफादारी का फर्ज है क्या? लोग अपना टैक्स जमा करवाएं, लोग टैक्स देते हैं, टैक्स चोरी हो जाता है। वफादारी का तकाजा ये है कि आप वोट डालें, लोग वोट डाल के आते हैं, वोट चोरी हो जाता है, हुकूमत ही किसी और की बना देते हैं। लोग जनाब जुल्म के खिलाफ बात करते हैं। एक अच्छा जो रियासती शहरी है, जो वफादार है अपनी रियासत का, वो जुल्म के खिलाफ बोलेगा, उसे गोली मार देते हैं। जो मारा जाता है उसकी लाश छुपा लेते हैं। अगर किसी इदारे को या किसी शख्स को उसकी गफलत याद दिलाएं या ये बताएं कि जनाब आपने ये हलफ की खिलाफ वर्जी की है, तो उसे अगवा कर लेते हैं। क्या रियासत से वफादारी सिर्फ बूट पॉलिश है और कुछ नहीं है? बाकायदा एक जंग शुरू हो गई है। ईरान ने कई बहरी जहाजों को निशाना बनाया और ये वो बहरी जहाज हैं जिन्हें अमेरिका गुजारने की कोशिश कर रहा था ओमान के करीब से एक नई राहदारी में से। अमेरिका ने ईरान की सरहद से दूर ओमान के करीब आबने हुर्मुज में से एक नया रास्ता निकाला है, एक नई राहदारी बनाई। वहां पे उनकी फोर्सेज मौजूद हैं। वो कहते हैं जी हम यहां से ऑयल टैंकरों को निकालेंगे। अब वो वहां से निकालना चाह रहे थे, ईरान कहते हैं जी हमारे बगैर आप यहां से नहीं निकाल सकते, हम ये नहीं करने देंगे। और ईरान समझता है कि ये खिलाफ वर्जी है उस मुआहदे की जो पाकिस्तान में हुआ था। बल्कि यहां एक स्टेटमेंट भी आ गया है, जो इस्माइल बकाई का स्टेटमेंट है, ये एयरवाई के ऊपर छपा हुआ था कि कोई शक नहीं इस्लामाबाद MOU खत्म हो गया है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई, यानी जो हम जिस पे इतरा रहे थे, जिस पे हम बहुत बात कर रहे थे इस्लामाबाद MOU की, वो ईरानी वजारत खारजा के जो तर्जुमान है वो कहते हैं जी वो तो MOU अब खत्म हो गया, यानी उसकी तो खिलाफ वर्जी हो गई। क्योंकि अमेरिका ने बहुत बमबारी की है पिछले 3 दिन में ईरान पे। बाकायदा अब एक जंग शुरू हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस को भी आगाह कर दिया है और ये बता दिया है कि अब लड़ाई होगी और बाकायदा अहकाम जारी कर दिए गए हैं। हमलों की एक के बाद एक लहर आ रही है। ईरान जवाबी हमले कर रहा है। उधर सऊदी अरब ने अटैक कर दिया एक एयरपोर्ट पे यमन में, और यमन के जो हौसी हैं उन्होंने अटैक कर दिया सऊदी अरब में एयरपोर्ट के ऊपर, और वहां पे कुछ आग के शोले उठते हुए दिखाई भी दिए। लेकिन सऊदी सोर्सेज ये कह रहे हैं कि उन्होंने तमाम जो मिसाइल मारे गए थे या रॉकेट्स मारे गए थे यमन की जानिब से, उन तमाम को उन्होंने हवा में तबाह कर दिया। तो खित्ते की सूरत हाल कोई बड़ी अच्छी नहीं है, अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो गई है। यहां डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया जिसका जवाब ईरान ने दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा ऐलान कर दिया कि आबने हुर्मुज़ की हम नाकाबंदी कर रहे हैं और गुजरने वाले हर जहाज से 20% हम फीस वसूल करेंगे। यानी अमेरिका वहां पे नाकाबंदी करने जा रहा है आबने हुर्मुज़ की, और जो जहाज वहां से गुजरना चाहता है वो डोनाल्ड ट्रंप को 20% दे दे। यानी जितने का वो माल लेकर जा रहा है, फर्ज करें उस जहाज के अंदर 10 अरब का माल है, तो 2 अरब रुपया डोनाल्ड ट्रंप को दे दें और जहाज आप वहां से निकाल कर ले जाएं। तो ये जनाब अब डोनाल्ड ट्रंप ने इस किस्म की बात की है। इसके जवाब में
जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने बड़ा मज़ेदार रिप्लाई दिया। उन्होंने कहा जी कि ईरान हमेशा से आबनाए हुर्मुज़ का मुहाफ़िज़ रहा है और हमेशा रहेगा, और ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ पर फ़ीस वसूल करने का जो बयान दिया है, उन्होंने कहा जी बिल्कुल दुरुस्त बयान है उनका। जो भी आबनाए हुर्मुज़ में कमर्शियल जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम करता है उसको इस काम का मुआवजा मिलना चाहिए, और हम ये काम करते रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि 20% बहुत ज़्यादा है, हम दाम बहुत मुनासिब रखेंगे। ये जनाब ईरान इस वक्त कह रहा है कि जनाब हमारा कंट्रोल है, हमारी जगह है, यहाँ से जो गुजरेगा हमें फ़ीस देकर जाएगा, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने 20% फ़ीस रख दी है। तो वो जो एक सारा माहौल बना था, जंगबंदी का, मुआहदे हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, वो तो सारा पड़ गया कटाई में। अब जब अमेरिका को दोबारा फेस सेविंग चाहिए होगी तो अमेरिकन पाकिस्तानियों से रब्ता करेंगे और दीगर जो फरीक हैं उनसे रब्ता करेंगे, और हम दोबारा से अमेरिका को फेस सेविंग देंगे तो फिर से हम कहेंगे जनाब हम सालसी करवा रहे हैं, हम बहुत ताकतवर, बहुत बड़े हो गए हैं, जबकि हमारा बलूचिस्तान, हमारा कश्मीर, हमारा पाकिस्तान जिस तरह जल रहा है, जिन हालात में वहाँ पे लोग गुजारा कर रहे हैं, उसका हमारे पास कोई हल नहीं है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी तोपों का रुख कर दिया है मौलाना फजलुर रहमान की तरफ। फजलुर रहमान साहब ने ऐसा क्या कर दिया कि सारे के सारे मिलकर उन्हें पड़ गए हैं। वो सियासतदान जो फ़ौज के टाउटों के तौर पे किरदार अदा करते हैं, या वो लोग जो आजकल बहुत मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं, चाहे वो सहाफ़ी हैं या कोई और लोग हैं, या वो जो पेड अकाउंट्स हैं वो हो गए, या काला चैनल वगैरह, ये सारे रल के मौलाना फजलुर रहमान साहब को पै गए। उसकी वजह क्या है कि फजलुर रहमान साहब ने एक तकरीर की हाल ही में, और जो तकरीर की उसमें 4 से 5 ऐसी बातें हैं जो पाकिस्तान के इस वक्त मौजूदा मिलिट्री रिजीम को चुभ गई, या आप कहें तो आसिम मुनीर साहब को या उनके लिए काम करने वाले जर्नैलों को ये 4-5 बातें चुभ गई। इनमें जो सबसे पहली बात है वो जो उन्होंने कही, और जो बड़ी सख्त बात थी, उन्होंने कहा जी कि अपने शोहदा के खून का एहसान हम पर क्यों डालते हो? हम अपने खून पसीने की कमाई से टैक्स देते हैं, जिनसे तुम्हें तनख्वाह मिलती है, तुमने ये पेटी इसीलिए पहनी है, ये नहीं जो तुमने ये रास्ता अपनाया, तुम्हारे पास ये ऑप्शन थी, तुम यहाँ पे आ गए, अब तुम बंदूक उठाओ, तुम लड़ो, तो अपने शोहदा के खून का एहसान हम पे क्यों डालते हो? ये फजलुर रहमान साहब ने एक बात की। फिर उन्होंने कहा जनाब कि हम क्यों बंदूक उठाएं और क्यों लश्कर बनाएं, ये फजलुर रहमान साहब की एक बात थी। और इससे तो उन्होंने एक बहुत बड़ी खबर भी दे दी, बहुत बड़ा इंकशाफ भी कर दिया कि वाकई में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एक मरतबा फिर लश्कर बनाना चाहती है, और वो लश्कर बनाकर अवाम को दहशतगर्दों से या अवाम को मुखालिफ ग्रोहों से लड़वाना चाहती है। और ये जो इस वक्त बलूचिस्तान में कत्लेआम हुआ पुलिस वालों का, वो लवाहिकीन क्या कह रहे हैं, वो भी इससे मिलती जुलती बात कर रहे हैं। मैं उनके ऊपर बाद में जाऊंगा, फजलुर रहमान साहब की बाकी बातें। उन्होंने कहा जी कि वर्दी उतार कर इलेक्शन लड़ो अगर तुम्हें इतना ही शौक है। ये भी एक चैलेंज फजलुर रहमान साहब ने किया। इस पर बहुत गुस्सा चढ़ता है फौज को हमेशा। वो ये कहते हैं कि आप अनकंडीशनली इस बात को तस्लीम करें कि हमारा जो चीफ है या हमारा जो आर्मी चीफ है वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल आदमी है, वो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा हीरो, इसको आप अनकंडीशनली आप मान लें, इसके रास्ते में आपने कोई रोड़े नहीं अटकाने। ये हमेशा से एक हीरोइज्म, एक हीरोगिरी का शिकार रहते हैं। लेकिन मामला ये है कि ग्राउंड रियलिटी ये नहीं होती। तो जब भी कभी कोई ग्राउंड रियलिटी की बात करता है तो वो लोग यही कहते हैं कि आ जाओ इलेक्शन लड़ लो, काउंसलर का इलेक्शन लड़ लो, आपको पता चल जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया कश्मीरियों ने, मैंने गिना तो टोटल 12 कश्मीरी थे। 12 कश्मीरी इकट्ठे हुए और उन्होंने इंडिया के खिलाफ एहतजाज किया कि मकबूजा कश्मीर में इंडिया जुल्म कर रहा है। इधर 12,000 कश्मीरी निकलते हैं और वो एहतजाज करते हैं और पाकिस्तान का मीडिया नहीं दिखाता। और चलो 12,000 ना मानो, 1200 तो मान लो ना। 12 बंदों की खबर आप चला रहे हैं हेडलाइन के अंदर इंडिया के खिलाफ, लोग कह रहे हैं कि हमसे हमारा हक छीना जा रहा है। तो इधर जो पाकिस्तान में आजाद कश्मीर में हक छीना जा रहा है, चलो 12,000 ना माने, 1200 बंदा माने आप, इतनी बड़ी तादाद में कश्मीरी निकलते हैं, खबर ही नहीं चलती कि ओवरसीज कश्मीरी एहतजाज कर रहे हैं। वो कश्मीरी कहते हैं पाकिस्तानी मीडिया में कवर ही ना करे, वो आते हैं वो कहते हैं जाओ यार यहां से, तुमने खबर चलानी ही नहीं। इंटरनेशनल मीडिया पे चलती है, पाकिस्तानी मीडिया पे चलती ही नहीं। तो ये जो चीजें अब की जा रही है ना, ये कश्मीरी याद रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि खुराक की तरसील को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा पाकिस्तान में नहीं होता था। जो खुराक की तरसील है, जो खुराक जाती है आजाद कश्मीर में, उसको बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। बीबीसी ने खबर दी, इन्होंने तरदीद की, उसके बाद से लेकर अब तक दर्जनों वीडियो आ चुकी हैं जो ये बता रही हैं कि जगह जगह पे ट्रक खड़े हुए हैं, जगह जगह पे माल खड़ा हुआ है, खुराक को आजाद कश्मीर में जाने नहीं दिया जा रहा।
कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की खुराक बंद हो जाए और वो दबाव में आ जाए। और ये काम हो कब रहा है? मुहर्रमुल हराम के महीने में। तो करने वाले जरा अपने गिरेबान में खुद ही झांक लें। नादरीन, मारम बलोच साहिबा की किरदार कुशी की जा रही है, लगातार की जा रही है। मारम लांगू कह के उन्हें मुखातिब किया जाता है, उन्हें दहशतगर्दों के साथ जोड़ा जाता है। यह सख्त ज्यादती है। देखें, मैं आपको एक चीज बताता हूं, वो कहती क्या? मारंग बलोच ने यह नहीं कहा कि हम दहशतगर्दी करेंगे, हम बम चलाएंगे, हम गोली चलाएंगे, हम किसी को जान से मार देंगे। नहीं, उसने कभी इसकी हमायत नहीं की। मारंग बलोच ने कहा कि अगर आपने दहशतगर्दों को या उनसे जुड़े हुए लोगों को पकड़ना है, आप आते हैं, आप बलूचिस्तान में किसी के भी घर में घुस जाते हैं, वहां से किसी को भी आप उठाकर ले जाते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं, उसको जबरी तौर पर लापता करते हैं, फिर उसकी मशक़शुदा लाश आप फेंक के चले जाते हैं। आप ये ना करें। आपने जिसको गिरफ्तार करना है कानून के मुताबिक गिरफ्तार करें, अदालत के अंदर पेश करें, मुकदमा चलाएं, अगर जुर्म किया है तो सजा दें। वो मांगते क्या है? वो अपने लिए स्कूल मांगते हैं, कॉलेज मांगते हैं, फैक्ट्रियां मांगते हैं, सड़कें मांगते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मांगते हैं, गैस मांगते हैं, बिजली मांगते हैं, इंटरनेट मांगते हैं। वो अपने लिए जदीद तालीम और जदीद सहूलियात मांगते हैं जो सारी दुनिया में शहरियों को मिलती हैं। अब वो चीजें आप उन्हें देते नहीं है। देखिए, अगर उन्हें तालीम मिल जाएगी, उन्हें सेहत की सहूलियात मिल जाएंगी, उन्हें सड़कें मिल जाएंगी, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा, तो वो क्या कहेंगे? वो यही कहेंगे ना कि ये हमारे वसाइल हैं, ये मादनियात हमारे हैं, ये हम बेचेंगे। बस यहीं पे आके असल फड्डा हो जाता है। बलूचिस्तान को नाखवानदा रखा गया, जानबूझकर बलूचिस्तान के लोगों को पीसा गया, बलूचिस्तान के अंदर डिवीजन पैदा की गई, बलूचिस्तान में लोगों को आपस में लड़वाया गया, बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को सपोर्ट किया गया और उसके नतीजे में वहां से मादनियात निकाले गए। मुझे तो यही बात समझ आती। और बलूचिस्तान के बजट को जिस तरह खाया गया, ऐसे दुनिया की तारीख में कभी हमने नहीं सुना कि किसी सूबे के अंदर इतनी दो नंबरी हुई हो जितनी हमने बलूचिस्तान में होते हुए देखी है। नादरीन, जियो न्यूज़ के हवाले से खबर है, उनकी नशरियात 15 दिन के लिए मुअत्तल की गई हैं क्योंकि मजहबी नुक्ता नज़र से उन्होंने कुछ ऐसा कंटेंट चला दिया जिससे लोगों के जज्बात जो हैं उनको ठेस पहुंची। अब मेरी गुजारिश जो है ना वो तमाम लोगों से है। कुछ लोगों को मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि उन्होंने भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। अब ये एक मेन स्ट्रीम मीडिया, बल्कि पाकिस्तान का एक सबसे बड़े मीडिया में से एक है जियो न्यूज़, तो सबको ना जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। और यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई भी जो है वो गुस्ताख है या कोई भी जो है उसने ब्लास्फेमी की है। नहीं, नीयत किसी की भी नहीं होती। ये जियो न्यूज़ के लोगों को, इनके मालिकान को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये ऐसे नहीं है कि मजहब के दुश्मन हो, या ये ऐसे नहीं है कि जानबूझ के इन्होंने कोई ऐसी हरकत की है। गलती हो जाती है, लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए। ख़ासतौर पर देखें, मैं जियो को तो खुद उनकी एक बहुत बड़ी उनकी टीम है, वो इन चीज़ों को खुद ही मैनेज बेहतर कर सकते हैं। और कहाँ पे गलती हुई वो उस गलती को पकड़ भी लेंगे और वो उसके ऊपर जहाँ लोगों की दिलादारी हुई वहाँ माजरत भी करेंगे। तो ये जियो का तो एक केस ही अलग है। लेकिन बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं, लोगों की दिलादारी होती है। अगर आपका कंटेंट इंटरटेनमेंट का है या इंफोटेनमेंट का है या आपका कंटेंट न्यूज़ से रिलेटेड है तो आप वही काम करें। जब मजहब में आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, जब आप ज्यादा जानते नहीं हैं, तो फिर उसके अंदर आप दखलंदाजी ना करें। जब आप ऐसी चीज के अंदर आते हैं जिससे लोगों के जज्बात जुड़े हुए हैं और वहां पे आप कोई ऐसी बात कह देते हैं जिससे लोगों के जज्बात भड़क जाते हैं, तो आप अपने आप को ना सिर्फ खतरे में डाल रहे होते हैं बल्कि आप मुआशरे में एक तकसीम पैदा कर रहे होते हैं। तो मेरी सारे लोगों से गुजारिश है कि इस किस्म का कंटेंट बनाते हुए बड़े मोहतात रहा करें और ऐसी बात ना करें जिससे तफरका पैदा हो, जिससे इख्तलाफात पैदा हो। वो बात करें जिससे लोग इकट्ठे हो जाएं, जिससे लोगों में प्यार और मोहब्बत पैदा हो। तो तफरका और इख्तलाफ पैदा नहीं करना चाहिए। अभी मैं नहीं समझता हूं कि ये जियो के मालिकान या कोई बड़ा आसान है उनके ऊपर इल्जाम लगाना, उनके ऊपर सारे चढ़ाई कर दे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जानबूझकर कोई भी ऐसा करेगा। गलती हो जाती है, गलती की गुंजाइश भी होती है, तो वहां पे माफी की गुंजाइश भी रहनी चाहिए। बहरहाल ये अब स्टेट ने उनके जो टीवी चैनल है उसकी नशरियात 15 दिन के लिए मुअत्तल की हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये मामला ठीक तरीके से हल हो जाएगा। और यहां नाज़रीन, ना तो मैं जियो की सपोर्ट कर रहा हूं तो ना मैं उनकी मुखालफत कर रहा हूं। जो हुआ वो स्टेट ने, जो रियासती इदारा है उसने इस मामले को देखा और उसके मुताबिक उसके ऊपर एक पाबंदी लगाई। अब मेरे ख्याल में ये तय कर लिया जाएगा, वो बेहतर अंदाज है। और कोई भी ऐसी चीज हो, किसी को भी कहीं पे भी कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। मेरी एक मरतबा फिर सबसे यही गुजारिश है। मैं हमेशा पहले भी यही कहता था, मैं आज भी यही कहता कि जब मुल्क में एक कानून मौजूद है तो उसके साथ चीजें होनी चाहिए, ना कि कोई कानून हाथ में ले। नाज़रीन, एक और खबर जो हम सुन रहे थे कि इमरान खान की किसी एक बहन को ऑफर की गई है मुलाकात के लिए, तो इस पे कुछ लोग तबसरे भी कर रहे थे। मैंने अपने तौर पे चेक किया तो वो भी कहानी थी। अभी तक उसके अंदर कोई ऐसी हकीकत नहीं है कि कह दिया गया हो कि आए जी मुलाकात करवा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रपोजल्स डिस्कस होते रहते हैं, बातचीत होती रहती है, लेकिन सॉलिड कुछ भी नहीं है। ग्राउंड के ऊपर ऐसी कोई सॉलिड ऑफर मौजूद नहीं थी। अब कुछ लोग कह रहे थे कि मंगल वाले दिन इस मरतबा मुलाकात हो जाएगी, तो मंगल जो है वो परसों आ जाएगा, पता चल जाएगा मुलाकात होती है या नहीं होती। साबिक FIA के ऑफिसर है साजिद मुस्तफा बाजुआ,
उन्होंने ना ये बताया कि 145 के करीब आईपीपीज का उन्होंने डाटा या जो उनके पावर प्लांट्स हैं उनको उन्होंने चेक किया था, और वो ये कहते हैं उनमें से 87 प्लांट्स ऐसे थे जिसमें नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी के दौर में लगे। आप अंदाजा करें कितनी तबाही फेरी है नवाज शरीफ ने अपने उस दौर में। ऐसे प्लांट्स शुरू किए और ऐसे मंसूबों को पाइपलाइन में डाल दिया जो शाहिद खाकान अब्बासी के दौर में भी पूरे होते रहे। अब्बासी साहब भी उसके अंदर शामिल थे, और आज पूरी कौम उसकी कीमत यूं चुका रही है कि आप 1 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं और 4 यूनिट बिजली का आप पैसा देते हैं, और ना सिर्फ 4 यूनिट का पैसा देते हैं बल्कि वो यूनिट भी आप 4 गुना महंगा खरीद, यानी 15 रुपए वाला यूनिट आप 50 रुपए का लेते हैं